तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जैसे कि कल हमने बात करी थी कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में, जो पूछा जा रहा है आपसे आपके यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में। हाँ, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं यूपी ट्रिपल एससी इसमें सिर्फ 15 नंबर का कंप्यूटर फिक्स कर दिया गया है, और अब अधिकतर एग्जाम में 15 नंबर का कंप्यूटर फिक्स है। लेकिन समस्या यह है कि कंप्यूटर में वो बचकाना हरकतें नहीं हो रही हैं जो हुआ करती थी, उन्हें समाप्त कर दिया गया है शायद, क्योंकि वहां से अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कोई इक्का दुक्का आ रहा है। तो आ कहां से रहे हैं? जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके मशीन लर्निंग से। जी हाँ, कहां से आ रहे हैं? मशीन लर्निंग से। तो अब जो हम बात करेंगे वो होगी मशीन लर्निंग की बात। जी हाँ, किसकी बात होगी? मशीन लर्निंग की बात हम लोग यहाँ करेंगे। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। या प्रश्न सॉरी, हम डिटेल से यहाँ बात करने वाले हैं, तो हम डिटेल को देखते हैं कि क्या आज हमारे पास डिटेल है आज की पहली। चलिए, तो यहां पर हमें बताया जा रहा है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग है तो है क्या। जी हाँ, समझना है बहुत अच्छे से, बिल्कुल ऐसा कूल माइंड होकर बैठ जाओ कि कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, टेलीफोन के बारे में जानते हो, टेलीफोन भी कंप्यूटर ही है। तो आजकल जो ये बना हुआ है ना, ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, असल में टेलीफोन या मोबाइल वाला कंप्यूटर ये इसके अंदर आ रहा है असल में। जी हाँ, तो इस पर हम बात करते हैं। ये सबसे पहले हमसे प्रश्न कर रहा है कि भाई ये जो मशीन लर्निंग है, ये मशीन लर्निंग हाँ, ये मशीन लर्निंग है क्या? मशीन लर्निंग है क्या चीज, ये हमसे पूछ रहा है। तो व्हाट इज मशीन लर्निंग? यहाँ पर कंटेंट दोनों बच्चों के लिए दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में, पर मैं मेनली हिंदी में आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखना, कंप्यूटर इंग्लिश में पढ़ने में ज्यादा फायदा होता है। जो मेन टर्म्स है उन्हें हम इंग्लिश में ही बोलेंगे, जिससे सभी को समस्या ना हो। बात कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि सर कोई एक बला आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप एआई के नाम से जानते हैं। तो ये एआई का एक उप क्षेत्र है जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने की क्षमता देता है। असल में समझना, इसमें किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग नहीं होगी, किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग नहीं होगी। जी हाँ, कंप्यूटर क्या करेगा? खुद से ही चीजों को लर्न करेगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है कंप्यूटर लर्न कर ले? अब आप मुझे बताओ, जब आप अपना फोन यूज करते हैं और आप कभी गूगल चलाते हैं और गूगल पे मान लेते हैं आपने सर्च करे अपने लिए एक शानदार टी शर्ट, समझना, शानदार टी शर्ट सर्च करने के बाद या टी शर्ट सर्च करने के बाद आप कभी भी एक दिन, 2 दिन, शाम, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब फिर से फोन चलाएंगे तो आप देखना टी शर्ट के ऐड आएंगे आपको हर जगह फोन पर। मतलब कि यूट्यूब पर भी देखने को मिलेंगे, फेसबुक पर, इंस्टा पर, या जो कोई भी आप अन्य साइट यूज करते हैं, सोशल साइट, उस पर आप देखने टी शर्ट के ऐड शुरू करेंगे। उससे पहले तो नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसने सीखा नहीं था, उसे पता नहीं था। मान लेते हैं आपका नाम विशाल है, आपका नाम विशाल है, तो उन्हें उससे पहले नहीं पता था कि विशाल को टी शर्ट की जरूरत है। लेकिन जब आपने एक बार टी शर्ट को सर्च कर लिया, क्या कर लिया? एक बार टी शर्ट को सर्च कर लिया, तो उसे पता चल गया कि विशाल नाम का जो प्राणी है, जिस आईडी से हम बात कर रहे हैं, उसे टी शर्ट की जरूरत है। तो वो क्या करेगा? आपको डिस्प्ले करेगा हर जगह। क्या करेगा? हर जगह डिस्प्ले करेगा। क्या चीज? आपके लिए टी शर्ट को डिस्प्ले करेगा। बस उन्हें सीख लिया। इसे पहले से तो नहीं पता था, ऐसा तो नहीं आज आप पहली बार फोन खरीद कर लाए और पहली बार ही आपको टी शर्ट दिखा दे, उसे थोड़ी ना पता है। उसे प्रोग्राम थोड़ी ना किया गया आपके लिए तो प्रोग्राम नहीं किया गया ना, उसे तो सीख कर आगे चलने के लिए प्रोग्राम किया गया एक ही बार। तो वो हमेशा क्या करता है? लर्न करता है। और जो ये लर्न करने की विद्या है, इसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। ये एआई का एक हिस्सा है। एआई की अगर हम बात करते हैं तो एआई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग एमएल एक छोटा सा क्षेत्र है, और इसी के एमएल के अंदर डीप लर्निंग भी एक क्षेत्र है। तो वैसे इन सब का माई बाप कौन है? सर इन सब का माई बाप है एआई। और मशीन लर्निंग किसके अंदर में आता है? एआई के अंतर्गत ही आता है। इस चीज को याद रखना, इसी के अंतर्गत ये आता है। बात क्लियर है? यहां से इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। तो मशीन लर्निंग क्या है? ये एआई का ही एक क्षेत्र है, उपक्षेत्र है, जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा सीखने की क्षमता देता है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन डिटेलिंग से बनते हैं तो चीजें अगर याद होंगी तो ही आप अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा आपको समस्या पड़ेगी। आगे की ओर चलते हैं। चलिए,
बात करते हैं प्रारंभिक अवधारणाएं। अब यहाँ पे प्रारंभिक अवधारणाएं क्या कहती हैं इसे समझो। प्रारंभिक अवधारणाएं, जो सबसे पहले कहानी शुरू हुई है, जो सबसे पहले कहानी रची गई है कि मशीन लर्निंग क्या होगी, एआई क्या होगी, कहीं से तो शुरू हुई होगी, तो ये शुरुआती चरण है, इसी को हम कह देते हैं प्रारंभिक अवधारणाएं। ये अवधारणा याद रखना कब से शुरू हुई है सर, ये 1940 से 1950 की कहानी। हुआ क्या था, 1943 का समय था। कब का समय था, 1943 का समय था। वॉरेन मैककुलॉच, याद रखना, वॉरेन मैककुलॉच और वॉल्टर पिस्ट ने तंत्रिका नेटवर्क अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरल नेटवर्क का पहला गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया, जो मस्तिष्क में न्यूरॉन की कार्यप्रणाली से प्रेरित था। अब ये न्यूरॉन शब्द सुनो, ये ऐसा नहीं कि आपने न्यूरॉन शब्द पहली बार सुना है, इससे पहले डॉक्टरी लाइन में आपने न्यूरॉन शब्द को कई बार सुना होगा। जो हमारा मस्तिष्क है, हम कहते हैं ना न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लो, ऐसे डॉक्टर से जो दिमाग का डॉक्टर हो, हिंदी में कह देते हैं गांव में, पर हम क्या कह देते हैं मोस्टली, न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लो। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट जो अपना तंत्रिका तंत्र है हमारा, उसी से प्रेरित होकर ये सिस्टम बनाया गया है न्यूरल नेटवर्क। क्या नाम दिया गया है, न्यूरल नेटवर्क। आप इसे हिंदी में याद मत करना, अर्थात इसे आप तंत्रिका तंत्र याद मत करना, बस हिंदी इंग्लिश में यही आकर कंफ्यूजन बच्चा हो जाता है। इसे आप कभी भी तंत्रिका तंत्र याद नहीं करना। क्या याद करना है आपको, इसे आपको ऐसे याद करना है न्यूरल नेटवर्क। क्या याद करना है, न्यूरल नेटवर्क याद करना है। अब न्यूरल नेटवर्क आपको हमेशा याद रहेगा कि किससे काम कर रहा है। जैसे आपका हमें न्यूरो की समस्या हो जाती है, किसी को भी हो जाती है, मुझे भी अभी 1 साल पहले न्यूरो की समस्या हो गई थी, तो मुझे न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना पड़ा था। तो ये इसी से हम लोग क्या है, प्रेरित हैं, याद रखना। यहाँ पर जो ये प्रेरित है इसी से। अब याद रखना प्रश्न क्या बनेगा, देखो इतना आसान नहीं होगा पेपर, याद होना जरूरी है। प्रश्न क्या बनेगा कि पहला गणितीय मॉडल प्रस्तुत किसने किया था, पूरा होगा कि पहला न्यूरल नेटवर्क गणितीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, वॉरेन मैककुलॉच और वॉल्टर पिट्स। क्लियर है। और कब किया था, तो आपको याद होना चाहिए 1943 में किया था। कब किया था, 1943 में किया था, याद रहेगा कब किया था, 1943 में किया था। इस चीज को याद रखना। अब देखो प्रश्न जो बनेगा आपके एग्जाम में, तो ऐसा ही नहीं कि एकदम हल्का सा प्रश्न ऐसे आ गया। प्रश्न क्या होगा, आपसे कहेगा, मान लेते हैं, मैं थोड़ा पेन पतला कर लेता हूं, रफ क्यों नहीं हो रहा। चलिए हाँ, बात करते हैं जो प्रश्न एग्जाम के अंदर मिलेगा वो प्रश्न किस लैंग्वेज में होगा और कैसे होगा। तो ऐसा होगा, आपको दिया गया होगा कथन, समझना ये बहुत ही बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। कथन ए होगा और कथन ए में लिखा होगा, और कथन होगा ए जिसमें लिखा होगा NEURAL न्यूरल नेटवर्क गणितीय मॉडल को पहली बार प्रस्तुत किसने करा था। मैं WM लिख देता हूं डायरेक्ट, WM और WP ने किया था। WM समझ गए ना, WM को होंगे वॉरेन मैक्सवेल और यहां हो गए वॉल्टर पिट्स ने किया था। अब यहां पर दूसरा दे देगा कथन B कि इसे सबसे पहले 1943 में प्रस्तुत किया गया था। बात समझ भाई। अब यहां पर ये 2 दे दिए, अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। क्या ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा कि A एंड B दोनों सही हैं तथा B A की सही व्याख्या नहीं है। दूसरे में दे देगा कि A एंड B दोनों सही हैं तथा B A की सही व्याख्या है।
तो अब बताओ कौन सा सही लगेगा। अब आप जब इसे पढ़ोगे तो अब आपको एहसास होगा कि सर आंसर क्या होना चाहिए, तब पता चलेगा कि आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए और बी दोनों सही है और बी इसकी सही व्याख्या है, क्योंकि 1943 में ही किया गया था। तो देख लो इस लाइन से, इस अकेली लाइन से कितना शानदार प्रश्न आपके लिए तैयार होगा। तो यहाँ पर अब नोटिस करने वाली बात ये होगी कि क्या आप यूटिलाइजेशन करके इसे अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। चलते हैं 1949 पर। देखिए हो सकता है एमसीक्यू के लिए क्लास छोटी पड़ जाए, तो अगली क्लास में एमसीक्यू होंगे। अगर इसी क्लास में डिटेल पूरी हो गई तो इसी क्लास में एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू तैयार है इसी स्लाइड में। 1949 में डोनाल्ड हेब ने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर नामक अपनी पुस्तक में सीखने के लिए तंत्रिका संरचनाओं, तंत्रिका मतलब अभी भी बता दिया, तंत्रिका का मतलब आपके लिए क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे हेबियन लर्निंग के रूप में जाना जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी है, तो आप बता देंगे कि सर ये जो पुस्तक है ये किसकी है, ये डोनाल्ड हेब की है। कब आई थी, कब लिखी, तो यहाँ पे बताएंगे 1949 में। किस चीज से संबंधित है, सर न्यूरल नेटवर्क से संबंधित है, तंत्रिका संरचनाओं से संबंधित है। इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है हेबियन लर्निंग। तो यहाँ पर देखो आप दो तीन चीज यहाँ से निकल कर जाएंगी। तो देखो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से ही आपके प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, 1950। देखिए जो मेन इंपोर्टेंट, इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है ये 1950 वाला सीन आपका। एलन ट्यूरिंग, बहुत आता है इनका नाम। एलन ट्यूरिंग ने एक ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा, जो एक मशीन की मानव जैसी बुद्धि प्रदर्शित करने की क्षमताओं का आंकलन करने के लिए एक तरीका था। उन्होंने मशीनों के अनुभव से सीखने की अवधारणा पर भी विचार किया था। तो ऐसा समझ लो एआई के फील्ड में या मशीन लर्निंग के फील्ड में जो सबसे धांसू कदम रखा गया, क्रांतिकारी कदम रखा गया, वो किसके द्वारा रखा गया, एलन ट्यूरिंग के द्वारा रखा गया। कब रखा गया, सर 1950 में रखा गया। कब रखा गया, 1950 में रखा गया। क्या बात कही इन्होंने एक टेस्ट करा जिसका नाम दिया गया ट्यूरिंग टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया गया था, एक मशीन की मानव जैसी बुद्धि प्रदर्शित करने की क्षमता, बस ये बुद्धि और मानव की बुद्धि से भी कुछ मामलों में तेज होती है। ऐसा नहीं है कि तेज हो जाएगी मानव की बुद्धि से, मानव की बुद्धि बहुत आगे, उसी ने से बनाया है। कुछ मामलों में जैसे कि अगर एक बार मशीन लर्निंग में या मशीन को ये पता चल गया कि आपको ब्लैक कलर सबसे ज्यादा पसंद है, मान लो आपका नाम विशाल है और मशीन को क्या पता चल गया कि विशाल जो है उसका फेवरेट कलर जो है ब्लैक है, क्या है, ब्लैक है, फेवरेट कलर जो है ब्लैक है, तो ये मशीन जिंदगी भर इस चीज को नहीं भूलेगी। इंसान भूल सकता है लेकिन मशीन ताउम्र से याद रखती है। तो यहां पर इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट में क्या चीज की कोशिश करी थी, ट्यूरिंग टेस्ट में कि एक मशीन की मानव जैसी बुद्धि की बात क्लियर है। इसी को क्या कहा गया, ट्यूरिंग टेस्ट किया गया। कब किया गया, 1950 में किया गया। किसने करा, एलन ट्यूरिंग ने करा। तो यहां से बात क्लियर है। चलते हैं 1952 पर। 1952 आर्थर सैमुअल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर्थर सैमुअल ने IBM में एक चेकर्स खेलने वाला प्रोग्राम बनाया जो अपने अनुभवों से सीख सकता था। सैमुअल को मशीन लर्निंग शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो याद रखना, मशीन लर्निंग को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, आर्थर सैमुअल को जाता है। देखो ये नाम याद करने पड़ेंगे, प्रॉपर, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो इसी तरीके आ रहे हैं जहां पर आपको डिटेलिंग प्रॉपर याद होनी चाहिए। ऐसा काम नहीं चलेगा कि याद ना हो और काम कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। जब PPT या PDF आपको मिलेगी तो उसमें दोनों ही लैंग्वेज में होगा, इसे आप फेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं यहां पर प्रारंभिक प्रगति। चलिए अब यहां से कहां से बात हो रही है, 1960 से 1970। कहां की बात हो रही है, 1960 से 1970। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कहां गया भाई, देखो ये जो था 1940 से 1950 का टाइम पीरियड था।
और यहाँ पर ये 1952 से 1960 का टाइम पीरियड, ये 1952 उसी में आ गया है, ठीक है ना। अब आगे जो टाइम पीरियड है वो 1960 से 1970 के लिए है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखोगे तभी जाके बात बनेगी। अब प्रारंभिक प्रगति, अब यहाँ पर देखिए चीजें तैयार हो गई हैं, मॉडल तैयार हो गए हैं, मॉडल पर ट्यूरिंग टेस्ट हो गए, मॉडल पर टेस्ट हो गए। मॉडल का मतलब होता है मशीन, ठीक है। जब भी मैं मॉडल बोलूँ तो समझ जाना मशीन की बात हो रही है, ठीक है, कभी कंफ्यूज आओ। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रारंभिक गति की, प्रगति की। अब आगे क्या होगा, तो नए नए इसमें चीजें इन्वेंट होते चली जाएंगी, धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। तो बात हो रही है 1957 में, किसकी बात हो रही है, फ्रैंक रोसेनबर्ट की। किसकी बात हो रही है, फ्रैंक रोसेनबर्ट ने परसेप्टॉन, ये नाम याद रखना, ये आपको आगे चल के मिलेगा। परसेप्टॉन का आविष्कार किया, जो एक प्रारंभिक तंत्रिका नेटवर्क को मैंने बता दिया है, न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, याद रखना। न्यूरल नेटवर्क और पैटर्न पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अब यहाँ पर पूछेगा कि भैया परसेप्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे परसेप्ट्रॉन का आविष्कार किया है फ्रैंक रोसेनबर्ट ने। कब करा है सर, 1957 में। किसने करा है सर, 1957 में इसका आविष्कार किया गया है। किसने करा है, फ्रैंक रोसेनबर्ट ने किया है। किसका, परसेप्ट्रॉन का आविष्कार 1957 में। ये क्या करता है परसेप्ट्रॉन, ये एक पैटर्न को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक निर्धारित पैटर्न को, जैसे रीजनिंग में पैटर्न होता है, ऐसे एक पैटर्न को पहचानने के लिए काम करता है। अगला चलते हैं 1967, निकटतम पड़ोसी एल्गोरिदम, इसे कहते हैं NNA, नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। याद रखना, फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, NNA की, नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम विकसित किया गया, जो बुनियादी पैटर्न पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक थी। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक फुल फॉर्म थोड़ी सी देख लेना, नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। इस अवधि में प्रतीकात्मक तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां ज्ञान और नियमों के आधार पर AI सिस्टम बनाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर सब में क्या हुआ, प्रयास ही किया गया है कि भैया AI बहुत अच्छे से बन जाए। आपको क्या लग रहा है कि AI अभी देखने के लिए मिला, आप देख रहे हो ना कब से कहानी चल रही है, ऑलमोस्ट 1940 से। ये अब फेमस कब हुआ आकर, सन 2000 से थोड़ा सामने आया, और विश्वास कीजिए सन 2020 से बहुत अच्छे रिदम में है। स्टार्ट यहां से हुआ, समझना, जो स्टार्ट हुआ है वो यहां से हुआ है। यहां पर इसने अपनी ख्याति थोड़ी प्राप्त करी, इसने क्या करा, यहाँ पर आपके ख्याति प्राप्त करी, और यहाँ तो इसने अपनी टॉप स्पीड पकड़ ली है, और अभी और आगे बाकी है कहानी। तो याद रखना, ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी है। इसे आप पढ़ लेना, अंग्रेजी में है, नथिंग मोर दैट। अब यहाँ पर बात आती है AI शीतकाल, AI विंटर और पुनरुत्थान 1970 से 19। सर ये क्या है, इसे भी ठंड लग गई क्या AI को, शीतकाल? जी नहीं, AI को ठंड नहीं लगी है। तो ये है क्या चीज, AI को ठंड नहीं लगी है ना। तो फिर ये है क्या भला, AI यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है हमें। चलिए, AI और पुनरुत्थान 1970 से 1980 का टाइम पीरियड है, ये बताना क्या चाह रहा है, समझते हैं। 1970 के दशक में AI अनुसंधान में प्रगति धीमी हो गई, ये याद रखना। AI अनुसंधान में जो प्रगति थी वो क्या हो गई, धीमी पड़ गई, स्पीड स्लो पड़ गई, जिसे AI शीतकाल कहा है कि भाई ठंडे बस्ते में डाल ले, ठंडे से पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई नई एक्टिविटी नहीं हो रही है, उस चीज को बताया गया है। तो AI विंटर का जो काल था 1970 से 1980 को माना जाता है, तो इसीलिए यहां लिखा है 1970 के दशक में। तो 1970 से 1980 कौन सा दशक माना जाएगा, 1970 के दशक में, दशक मतलब 10 साल, तो 1970 से 10 साल आगे 1980, तो पूरा हो गया दशक। तो 1970 के दशक में AI अनुसंधान में प्रगति धीमी हो गई, इसीलिए इसे AI शीतकाल के रूप में जाना जाता है। क्लियर है, किसके रूप में जाता है, इसके रूप में। अब परसेप्ट्रॉन अभी अभी बताया था, कमेंट में नाम बताइए इसका आविष्कार किसने करा, फटाफट, ठीक है ना। भले से क्लास रिकॉर्डेड है पर कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, क्लास ले रहे हैं तो। परसेप्ट्रॉन की सीमाओं और प्रतीकात्मक AI की चुनौतियों के कारण फंडिंग और उत्साह में कमी आ गई थी। अब देखो, इसकी जो इतनी चुनौतियां थी, इसकी क्या थी, बहुत सारा चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसके कारण ना तो इसमें किसी ने फंडिंग करी और उत्साह में भी कमी आ गई। तो साहब ऐसी कौन सी चुनौती थी उस समय, कब की बात कर रहे हैं, 1970 के दशक की बात कर रहे हैं। क्या चुनौतियां होंगी सब, देखो बहुत सारी चुनौतियां थी। मशीन सीख किससे रही है, आप ही से, और आप मशीन चलाओगे नहीं तो मशीन को कैसे पता चलेगा कि आप चाहते क्या हो। तो उस समय तो लोगों पे ना तो इतने कंप्यूटर थे, फोन थे, कुछ ही नहीं था।
कहीं अनुसंधानों में कंप्यूटर देखने के लिए मिला करते थे, है ना, बड़े बड़े बैंकों में देखने के लिए मिला करते थे, ठीक है ना। तो उस समय जब था ही नहीं, तो ये मशीन लर्निंग जिसका नाम है, वो मशीन लर्निंग ही किससे करेगी जब उसे कोई चलाने वाला ही नहीं है। आप तो आज फोन चला रहे हो, आज आप कैमरा चला रहे हो, आज आप लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, हर जगह आपका रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमरे हैं, सैटेलाइट है, हर चीज है। उस वक्त इतना नहीं था, तो यही उस समय के लिए बड़ी चुनौती थी। इसीलिए लोगों को लगा कि इसमें दम नहीं है, इसीलिए लोगों ने इसमें क्या नहीं करा, फंड नहीं करा, पैसा नहीं लगाया। उत्साह में कमी आ गई। क्या आ गई? उत्साह में कमी आ गई। तो ये बात समझ में आ रही है? क्या आ गई? उत्साह में साहब कमी आ गई। चलिए, उत्साह में क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई। नेक्स्ट, 1980 के दशक के मध्य में बैंक प्रोग्रेशन, याद रखना नाम यूज होगा आगे चलकर। ये सब एमसीक्यू जो मैंने बनाए हैं सभी में आपको ये नाम देखने के लिए मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। बैक प्रोग्रेशन एक एल्गोरिथम है। ये क्या है? एक एल्गोरिथम है। तो बैक प्रोग्रेशन एल्गोरिथम पुनः आविष्कार हुआ जिसने बहुपरत तंत्रिका नेटवर्क, बहुपरत तंत्रिका नेटवर्क मतलब मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। मैंने बताया तंत्रिका नेटवर्क मत बोलना, न्यूरल नेटवर्क बोलने की आदत डालना। और जहां कहीं भी अगर इस फील्ड से क्वेश्चन आ रहा है और डबल एन लिखा हुआ मिल जाए तो 90% श्योर हो जाना कि इसका मतलब न्यूरल नेटवर्क होगा। तो इससे क्या होगा, आपको जो फुल फॉर्म है उन्हें बताने में आसानी होगी। तो कहीं पे मिल जाए पूछ ले, एम एन एन का क्या बताइए, फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता देंगे मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है? चलिए, को प्रशिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका प्रदान किया। इसे तंत्रिका नेटवर्क अनुसंधान में एक नए युग की शुरुआत आई। तो 1980 में खत्म होते होते फिर से एक नए युग की शुरुआत आ गई। किसके कारण? बैंक प्रोग्रेशन के कारण, जो कि क्या है, सर्जिक, जो कि एक एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देख लेना। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग का एक अलग क्षेत्र के रूप में उदय। अब बात आ गई है प्यारे बच्चों 1990 की, बात आ गई है 1990 की। हमने बात को देखा, हम 1940 से शुरू हुए, हमने कुछ चीज़ों को पकड़ा। 1950 में हमारे पास फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई। फिर हम आगे चले, 1957 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। फिर हम 1960 के आसपास घूमे, हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा, ठीक है ना। इसी टाइम पीरियड पर हमने 1943 को देखा। ये सब देखो, ये किससे संबंधित हैं? ये सब एआई से संबंधित ईयर है जो आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। 1960 से आगे चले तो 19 से 70 के दशक को पढ़ा, जहाँ पर एआई विंटर आ गया था। क्या आ गया था बच्चों? एआई विंटर का टाइम आ गया था। फिर 1980 के दशक को पढ़ा, जहां पर एक नया एल्गोरिथम आपके सामने आ गया था, जहां से फिर से इसमें क्या आनी शुरू हुई, तेजी आनी शुरू हुई। अब जब 1980 में तेजी आई तो अब क्या आ गया, 1990 आ गया। बात सही है? अब क्या आ गया, 1990 आ गया। चलेगा नहीं? चलिए, बात करते हैं 1990 के दशक में मशीन लर्निंग एक अलग क्षेत्र के रूप में, मशीन लर्निंग एक अलग क्षेत्र के रूप में उभरा, जिसका ध्यान विशुद्ध रूप से एआई प्राप्त करने की बजाय व्यावहारिक समस्याओं को हल करने पर था। हाँ, किस पर था? व्यावहारिक समस्याओं को हल करने पर था। जी हाँ, सांख्यिकी, सभ्यता, सिद्धांत और डेटा संचालित दृष्टिकोण पर अधिक जोर दिया गया। अब याद रखना कि मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा जोर किन चीजों पर दिया गया, अगर प्रश्न बन जाए तो याद रखना कि सर सांख्यिकी मतलब आंकड़े, संभाव्यता सिद्धांत और डेटा संचालित दृष्टिकोणों पर अधिक ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ दिया गया व्यावहारिक समस्याओं पर, ऐसी समस्याएं जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं। अब रियल में एग्जिस्ट कैसी कैसी समस्याएं करती हैं आप देखो, इसी के आधार पर आप देखो, आप यूट्यूब सर्च करो, जब ये समस्याएं लोगों को महसूस होंगी तभी तो सब चीज पता चली होगी। देखो, एआई को समझना है, मशीन लर्निंग को समझना है तो जनरल बातों को सुनना पड़ेगा। डोंट बी थिंक सर 2 ही स्लाइड हुई है, 3 स्लाइड हुई है, यार हो जाएंगी, मैं पढ़ाने वैसे पढ़ा दूं, सब लिखा हुआ है, पढ़ लोगे क्या? किताबों में लिखा हुआ पढ़ लोगे क्या? तो बात को समझना है सीधे सीधे। आप यूट्यूब पर कभी भी जाएं और जो आपके मन में है ना,
एक बार यूट्यूब पे उगल दें, मतलब टाइप कर दें, मैं गारंटी कहता हूँ उससे संबंधित वीडियो जरूर होगी। अगर आप ये चाहें ना कि साहब ऐसे एक एग्जाम्पल ले लो कि फोन को छत पे से कैसे फेंकें कि ये टूटे ना, तो उस पर भी वीडियो होगी, उस पर भी वीडियो होगी, आप चाहो तो आजमा लो। ये कहां से आ रहा है? सर ये व्यावहारिक समस्याओं से आ रहा है ना। तो हर चीज की चीज अवेलेबल है और उसी से मशीन लर्निंग सीखती है। इसीलिए सांख्यिकी मतलब आंकड़े, संभवतः सिद्धांत, डेटा संचालित और व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित चीजों को इसने विकसित करना शुरू कर दिया विशुद्ध रूप से, मतलब कि शुद्ध रूप से। क्लियर? 1990 के दशक में। अब आता है इसके बाद आधुनिक युग। अब ये युग है आपका सन 2000 के दशक से अब तक का युग, सबसे धांसू युग यही माना गया है इसके अंदर। और समझते हैं डेटा की उपलब्धता में, देखो जब डेटा की उपलब्धता में वृद्धि, कंप्यूटर शक्ति में वृद्धि, नए एल्गोरिथम के विकास ने मशीन लर्निंग में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब देखो मशीन लर्निंग ने क्या की है, बहुत ज्यादा क्या करी है, वृद्धि कर ली है अपने अंदर, अभूतपूर्व प्रगति करी है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई। क्यों हुई है? क्योंकि डेटा की उपलब्धता में वृद्धि, मेन कारण यही है। अब मशीन के पास डेटा बहुत सारा है, मशीन को सब पता है। अगर आपके पास आपका फोन है ना, तो उसे सब पता है कि आप कितने दिन कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कब कब क्या क्या करते हैं, मोस्टली उसे सब पता है। हर चीज वो जानती है आपकी मशीन आपके बारे में। जितना आप भी नहीं जानते, इतना आपने नोटिस नहीं करा होगा, शायद उसने नोटिस कर लिया होगा। सही है? चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द ये डीप लर्निंग, मैंने अभी चित्र बना के समझा दिया था थोड़ी देर पहले। सबसे ऊपर आता है इसमें एआई। एआई के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आता है एमएल, मशीन लर्निंग, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आता है डीपी, डीप लर्निंग। ये इसी तरह से काम करता है, ऊपर से नीचे, ये समझ लो। ठीक है? डीप लर्निंग जो कई परतों वाली तंत्रिका नेटवर्क मतलब न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है, ने छवि पहचान, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, छवि पहचान, छवि मतलब इमेज, प्राकृतिक भाषा प्रसारण और अन्य क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब देखो डीप लर्निंग ने क्या करा है, मशीन लर्निंग ने क्या करा है, क्योंकि है तो मशीन लर्निंग का हिस्सा। छवि का मतलब इमेज पहचान। अब आप किसी का भी फोटो गूगल पर डाल के उसे पहचान सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे का ही डाल लो जो बिल्कुल ही पट हो, पर मोस्टली इमेज के द्वारा पहचान सकते हैं। इमेज डालेंगे वो बता देगा ये व्यक्ति कौन है, इसका बायोडाटा क्या है, पर आदमी थोड़ा बहुत प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं, किसी का भी डाल दो। मशीन लर्निंग अब विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें अनुशंसा प्रणाली, धोखाधड़ी का पता लगाना, स्वायत्तता वाहन, चिकित्सा निदान शामिल है। अब देखो जो ये यहाँ लिखा है स्वायत्तता वाहन मतलब कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम आ गया है। आपने पता होगा बहुत सारी गाड़ियों में आजकल, तो बहुत सारी गाड़ियों में सबसे पहले टेस्ला ने इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद महिंद्रा, टाटा सभी में आ गया है सेल्फ ड्राइविंग। कहाँ से सीखा ये? तुम्हारे से सीखा है। उसे पता है कब कहाँ गाड़ी कैसे बचानी है, सामने कोई है तो रोकनी है, कितनी तेज रोकनी है, कितनी धीरे रोकनी है, वो सब चीज जानता है। तो वो कहाँ से सीखा? आपसे सीखा। और आजकल मशीन लर्निंग का प्रयोग हर फील्ड में हो रहा है, जो आप नहीं समझते हर फील्ड में है। क्लियर है? हर फील्ड में। चलिए फिलहाल ये पॉइंट आगे हुआ। देखिए कुछ चीज समझ में ना आए ना तो कमेंट में कर देना, मैं क्लास में बाद में एमसीक्यू के साथ साथ आपको समझा दूंगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए था ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग का एक अलग क्षेत्र के रूप में उदय। ये कर लिया क्या? दोबारा क्यों आ गया भाई? चलिए ये आया पेज, डाटा ही डाटा पेज के अंदर पूछ रहा है मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। ठीक है ना? और समझते हैं। यह बात कर रहा है मशीन लर्निंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखते हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं। बात क्लियर? अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं। इसके कुछ मूल और कुछ प्रमुख चरण और अवधारणाएं कि मशीन लर्निंग जो है काम कैसे कर रही है, इसके लिए कुछ निर्धारित डाटा बनाया गया है। वैसे इससे ज्यादा ही डाटा होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ की पॉइंट है कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। तो मशीन लर्निंग सबसे पहले क्या करती है? डेटा का संग्रहण करती है, डेटा को कलेक्ट करती है, पहली बात। दूसरी बात, उस डेटा से प्रिपरेशन करती है, समझती है। फिर उस डेटा की छांट काट करती है, सफाई करती है। सफाई का मतलब ऐसा नहीं कि उसको पोंछा मार रही है, मतलब उसमें से अनयूज्ड चीजों को अलग कर देती है। फिर फीचर इंजीनियरिंग का काम करती है, जिसे एक क्रम में लगाते हैं। फिर डेटा को विभाजन करती है। डेटा का विभाजन 3 प्रकार से हो रहा है: प्रशिक्षण डेटा, सत्यापन डेटा और परीक्षण डेटा। ठीक है? ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा और टेस्टिंग डेटा। मॉडल को सीखने के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा डेटा? प्रशिक्षण।
प्रशिक्षण के दौरान मॉडल के प्रदर्शन को ट्यून करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब उसे पता चलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो उसे क्या कर लेगी, ट्यून कर लेगी, मतलब धारण कर लेगी। बात समझ रहे हैं? फिर से समझो, डेटा विभाजन में क्या होता है, डेटा विभाजन को 3 प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रेनिंग डाटा, तो मॉडल को सीखने के लिए उपयोग में आता है। बहुत सारे डाटा मिलकर मॉडल उससे सीख रहा है, मॉडल मतलब मशीन। सत्यापन, अब उसमें से देख रहा, मान लो 20 चीजें आई, 20 डेटा आया, 20 लाइनें आ गई। अब 20 लाइन में से वो चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा अपने अंदर के डाटा से कि इसमें से कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है। तो वो मान लो 5 बातें सत्य निकल गई या फिट नहीं बैठ रही, तो 5 को हटा देगा, क्या छोड़ेगा, 15। वैलिडेशन की बात करेगा, उनके साथ ट्यूनिंग बैठाएगा, ट्यूनिंग बैठ गई, मतलब 15 लाइनें सही है, 5 हट गई। मैं नॉर्मल भाषा में समझ रहा हूं इसे, ऐसा मत समझना कि 5 लाइनें ही होती होंगी, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है। फिर परीक्षण डेटा, टेस्टिंग, प्रशिक्षित मॉडल के अंतिम प्रदर्शन का मूल्यांकन करके उस पर प्रयोग किया जाता है, उस पर प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे समझो कि सब ये क्या चीज है। अब मैं से एक मॉडल के रूप में आपको समझाता हूं। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर समझ लो बहुत ही बुरी बनी है। ये आपके पास एक कार है, ये कार बिल्कुल लिख दे, इसलिए लिख देता हूं। बनती कैसे है कार, थोड़ी तो पहले से सही है। ये एक कार है। अब समझ लो ये एक सड़क है आपकी, ये सड़क जा रही है, इस सड़क पे ये कार चल रही है, ये सड़क है, इस सड़क पे कार आपकी चल रही है। आगे चलकर यहां एक मोड़ आ गया, फिर सड़क आगे चल रही है, फिर यहां चले और इस बार मोड़ यहां आ गया। ऐसे होता ना, सड़क पर चलने जगह जगह मोड़ आ गए। अब ये गाड़ी आपकी चल रही है 100 की स्पीड पर या 50 की स्पीड पर, जितनी भी स्पीड पर गाड़ी आगे की ओर चल रही है। ये समझ में जाएगा आपको पूरी बात, ठीक है। ये गाड़ी आपकी चल रही है, अचानक से यहां से सडनली एकदम मतलब नैनो सेकंड में कोई व्यक्ति आ गया, कोई व्यक्ति आ गया। तो अब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे, आप फटाक से, क्योंकि डिस्टेंस कम है, आप एकदम से ब्रेक मार देंगे एकदम, और कोशिश रहेगी कि यहां से लेकर इस दायरे में गाड़ी रुक जाए। कोशिश ये रहेगी, रुकती है रुकती वो आप जाने। गाड़ी रुक जाती है, मान लो, बात क्लियर है। एक डाटा, गाड़ी तेजी से रुकी, कैसे रुकी, तेजी से रुकी, बात क्लियर है। डाटा नंबर 2, अब यहां पे कोई नहीं आया, लेकिन यहां सड़क पर क्या है, वो बना हुआ है स्पीड ब्रेकर। क्या बना हुआ है, स्पीड ब्रेकर। अब आपकी गाड़ी आ रही है, अब आपको स्पीड ब्रेकर दिख भी रहा है, तो आप बताइए क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आप एकदम आके जल्दी से ब्रेक मारेंगे या आराम से धीरे धीरे ब्रेक मारेंगे, गाड़ी धीरे धीरे स्लो होगी और फिर आप चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। फिर आप उतर कर मतलब इस गाड़ी पर उतार लेंगे। तो यहां पर आपने ब्रेक कैसे मारे, धीरे धीरे। नंबर 3, आगे चले, यहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है सड़क पर, एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ जो आपके दिख गया। तो आप फिर से क्या करेंगे, एकदम ब्रेक मारेंगे या तेजी से, नहीं, जब दिख गया तो आप धीरे धीरे ब्रेक मारेंगे, धीरे धीरे ब्रेक मारेंगे। बस समझ में। अब आप थोड़े आगे चलिए, तो आगे एक गाड़ी और चल रही है आपसे, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, उस गाड़ी पे पहले हॉर्न बजाएंगे उस गाड़ी के पीछे आके, है ना, फिर पास मारेंगे। पास समझते हैं, फंक्शन होता है लाइट से ऐसे होती है टिम टिम, तो आप उसका प्रयोग करेंगे और धीरे से उसके पास लाके ब्रेक मारेंगे और फिर उसके बराबर से गाड़ी निकालेंगे। ये सारा डाटा कौन कलेक्ट कर रहा है, आपकी एमएल, मशीन लर्निंग। और मान लो उसने, मशीन लर्निंग ने ऐसा 20 लोगों का डाटा कलेक्ट करा। कितने लोगों का, 20 लोगों का, समझना। अब 20 लोगों में से 20 की 20 तो गाड़ी गलत नहीं चलाएंगे, 5 गलत चला रहे होंगे। 5 में से, इन 20 में से किसी एक ने यहां ब्रेक नहीं मारे होंगे, इसे ठोक दिया होगा। समझो एक बात, किसी एक ने स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी हल्की नहीं करी होगी, तेजी से कुदा दी होगी, उससे गाड़ी डैमेज होने का खतरा, एक्सीडेंट होने का खतरा। बात 2, किसी एक ने हम बिल्कुल ठोर ला के ब्रेक मारे होंगे, तो उससे गाड़ी में एकदम तेजी से ब्रेक लगने के कारण आपके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा। बात नंबर 3, तो ये सब डाटा कलेक्ट करेगी मशीन। 20 प्रकार के डाटा, 20 लोगों की ड्राइविंग स्किल्स को कलेक्ट करा, और उसने क्या पाया कि 5 लोग ने सिर्फ अलग काम किया है, लेकिन 20 लोगों ने सेम काम किया है। गाड़ी को आराम से रोका या तेजी से रोका, जहां रोकने की जरूरत थी वहां कैसे रोका, डिवाइडर आया, सॉरी स्पीड ब्रेकर आया तो धीरे कर ली, ये उसने सीख लिया। बीच में कोई पत्थर पड़ा हुआ मिला, उसने गाड़ी धीरे कर ली। बीच में कोई गाड़ी चलती मिली, उसने गाड़ी धीरे करके फिर आराम से हॉर्न देकर पास करा। तो उसने ये सब सीख लिया। 5 बातें नहीं सीखी जो खराब थी उसके हिसाब से। ये कैसे पता चला उसे खराब थी, जब प्रशिक्षित मॉडल को अंतिम प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है, जब उसे टेस्ट किया जाता है तो उसमें वो पता दिखा देता है। तो ये होता है मशीन लर्निंग। आई होप सो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। मॉडल का चयन,
अब ये मॉडल का चयन मतलब मशीन का चयन, यहाँ पे मशीन की बात हो रही है। मॉडल प्रशिक्षण, उसके ट्रेनिंग की बात हो रही है, आगे वो ट्रेनिंग चलती है। मूल्यांकन सेम आ गई क्या? चलिए, एवल्यूशन और मॉडल ट्यूनिंग, ये बहुत जरूरी होता है। यदि मॉडल का प्रदर्शन अपर्याप्त है तो इसके हाइपर हाइपर पैरामीटर्स को समायोजित किया जा सकता है। हाइपर पैरामीटर्स मॉडल के सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सेटिंग है। इस प्रक्रिया को अक्सर परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से किया जाता है, मतलब ये ट्यूनिंग बैठानी होती है मशीन के बीच में। नंबर 10 है मॉडल परियोजना, इसे कहते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट। एक बार जब मॉडल संतोषजनक प्रदर्शन करता है तो इसे वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग या प्रयोग के लिए तैनात किया जाता है। इसका मतलब है कि मॉडल को एक सिस्टम में एकीकृत करना जो नए अनदेखे डेटा पर भविष्यवाणी या निर्णय ले सके। समझो, ये अच्छा है। मॉडल परिनियोजना या फिर मॉडल डिप्लॉयमेंट, ये एग्जाम में भी आएगा, पक्का आएगा, ऐसे प्रश्न आते ही हैं। तो कोई क्लास हो सकता है आपको कई जगह बोरिंग लगे, पर मेरा प्रयास है बोरिंग न लगे, डेटा आपको समझ में आए। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम सीख जाएंगे, तो आसान भाषा में सिखा रहा हूँ, तो कोशिश करना क्लास के साथ बने रहें। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को बनाने में वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये सब डाटा तैयार करने में। खैर आगे बढ़ते हैं। ये मॉडल परिनियोजन क्या है, मॉडल डिप्लॉयमेंट क्या है? तो जब आप कोई चीज़ तैयार करेंगे, ऐसे समझ लो स्कूल में है, आप बीटेक कर रहे हैं, आपने कोई मॉडल तैयार करा, जैसे पिक्चर देखी ना 3 इडियट। 3 इडियट में एक तो रेंचो था जो मशीनों से प्यार करता था, लेकिन एक और था जो मशीनों से प्यार करता था, जिसने सुसाइड कर लिया था। उसने एक वो बनाया था ड्रोन, याद है ना? तो कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसका क्या करेंगे, पहले उसे चेक करेंगे, फिर जब वो दिखेगा कि हाँ एक बार मॉडल चेक है, संतोषजनक काम कर रहा है, तो उसे आप क्या करेंगे, पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि भैया मैं आज अपना मॉडल दिखाने वाला हूं, देख लो आकर। तो ये वो चीज है, तब वो हर चीज पर कार्य करेगा। अब यहाँ पर मशीनें होती हैं जो अनदेखे डेटा पर भी भविष्यवाणी करती हैं। ये शब्द आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा एमएल में। अनदेखा डेटा पर भविष्यवाणी होता क्या है कि पुराने डेटा को उठाता है और भविष्यवाणी कर देता है। जैसे कि आपके यहाँ आपके ताऊ जी आते हैं, मान लो कौन आते हैं, ताऊ जी। और ताऊ जी जब भी आते हैं वो 1 किलो आपके लिए सेब लाते हैं हमेशा, 12 केले लेके आते हैं अर्थात 1 दर्जन केले, और आपके लिए 1 चॉकलेट लेके आते हैं। अब ये बात आपके दिमाग में फिट है, आपका दिमाग की मशीन ही तो है। अब आपसे कहा जाए कि ताऊ जी आ रहे हैं, तो आप खुश कि भैया आज तो 12 केले, 1 किलो सेब और 1 चॉकलेट। फीड हो गया ना, डाटा फीड हो गया। तो मशीन लर्निंग भी इसी पर काम करता है। आगे चलते हैं। खैर, मशीन लर्निंग के प्रकार, यहां से कहानी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। जब भी हाल ही में बीपीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें यहां से ही क्वेश्चन आया है। बीपीओ का जो एग्जाम हुआ है इसी पॉइंट से या इसी एरिया से वहां पे प्रश्न बना था। चलिए बात करते हैं। मशीन लर्निंग के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है पर्यवेक्षित शिक्षण। इसे मत बोलना, कभी भी बोलना क्या, सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये ही शब्द अच्छा है, वहां आप लग जाओगे तो नहीं क्या कह रहा है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, लेबल किए गए डेटा का उपयोग करके मॉडल को प्रशिक्षित करना। ये क्या करता है, किसी भी डेटा को लेबल कर देता है। याद रखना क्या कर देता है, इस शब्द पर गौर देना है, क्योंकि लेबल डेटा केवल सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज होता है, केवल सुपरवाइज्ड लर्निंग में। देखो यहाँ पर है ना अनलेबल, तो ये कहां पर यूज हो रहा होगा, अनसुपरवाइज्ड में। तो इसलिए याद रखना शब्द को। वापस आते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होगा, लेबल डेटा। सर लेबल डेटा क्या होता है, लेबल डेटा होता क्या है भैया, किसी भी चीज के साथ किसी का नाम हो तो उसे लेबल डेटा कह देते हैं। जैसे कि आपका ये एक सेब है, मान लेते हैं ये सेब है, ड्राइंग बुरी है पर चलो सेब जैसा भी है। ये आपके पास एक सेब है और आपने अपने कंप्यूटर को एक लेबल दे दिया है, एक लेबल दे दिया है कि भैया ये कैसा होगा, हमेशा गोल होगा। दूसरी बात इसे बता दी, ये खाने योग्य होगा। कैसा होगा, खाने के योग्य होगा, गोल होगा, खाने के योग्य होगा, और लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलता, खराब हो जाता है। तो ऐसे ही पहचान लेवा शेप है। वैसे इतनी जानकारी नहीं होती, जानकारी और भी बहुत सारी होती है, पर ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अब क्योंकि अगर आपने सिर्फ इतनी जानकारी लेबल नहीं करा और नहीं बताया ये सब सेब है, तो ये जानकारी नहीं देगा, ये जानकारी नहीं देगा। असल में इसमें कहा जाता है कि जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, इसके अंदर हमें इनपुट प्लस आउटपुट दोनों डालने होते हैं, तभी हमें जानकारी देता है। आप कहोगे सर दोनों डाल देंगे तो इसकी क्या जरूरत होती है, समझो इसकी जरूरत होती है। क्या होती है समझो, जब आप इनपुट डालोगे, मान लो इनपुट डाला आपने 2 गुणा 1 बराबर 2, इनपुट डाला 2 गुणा 2 बराबर 4, इनपुट डाला 2 गुणा 3 बराबर 6, तो ये समझ गया, अच्छा ये है। तो अब आप इससे अगर पूछोगे 3 गुणा 2 बता, तो ये बता देगा 6,
आप इससे पूछोगे 3 गुणा 3 बताते बता देगा 9। मतलब पहले आपको इनपुट भी दिया, आपने आउटपुट भी दिया। यहाँ पर ये तो करा आपने, यहाँ पर आपने क्या करा, इनपुट भी दिया, ये इनपुट दिया और ये आपका देखो ये आउटपुट है और ये आपका इनपुट है, दोनों चीजें आपने दी। अब ये इन दोनों में रिलेशन बनाएगा और आगे की सभी चीजें इस प्रकार से सोल्व कर देगा। तो शुरू में से इनपुट और आउटपुट दोनों की जरूरत होती है। प्रश्न पूछे कि इनमें से, प्रश्न आ जाए मान लो इनमें से किस मशीन लर्निंग को इनपुट और आउटपुट दोनों की आवश्यकता होती है, तो आप बता देना सर ये मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है इसे दोनों की आवश्यकता होती है और इसी के अंदर क्या होती है, लेवलिंग भी होती है। क्लियर है। नंबर 2, इसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या कहते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये अनलेबल्ड होती है, इसके अंदर लेवल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर किसकी जरूरत नहीं होती है, लेवल की जरूरत नहीं होती। इसमें ऊपर वाले में लेवल की जरूरत है, इसमें लेवल की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है, लेवल की जरूरत नहीं है। तो ये काम काय पे करती है, तो साहब ये काम करती है क्लस्टरिंग पर। इस शब्द को देखना, ये किस पर काम करेगी, ये काम करेगी आपका क्लस्टरिंग पर। अब क्लस्टरिंग के अंदर क्या आता है साहब, अब बात यह है कि क्लस्टरिंग के अंदर आता क्या है, इस चीज को समझेंगे। जो क्लस्टरिंग है उसके अंदर क्या आता है, ये जो क्लस्टरिंग है इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, इस चीज पर हम बात कर लेते हैं। क्लस्टरिंग के अंदर क्या आता है, देखो ये हमेशा करता है वर्गीकरण, जिसे हम क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं। अभी वर्गीकरण क्या करता है कि आपने इसे क्या करा, चलिए आपने इसे एक चित्र दिखाया डॉग का, इसे दिखाया कैट एक, और इसे दिखाया यहाँ पर एक हॉर्स, घोड़ा, ऐसा समझ लो। आपने इसे जो डॉग दिखाया है, ये डॉग आपके कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, 5 डॉग दिखाए, 1 डॉग, 2 डॉग, 3 डॉग, 4 डॉग, 5 डॉग, 5 अलग अलग करके, भूरा, काला, चिलकटा का, जैसे भी होते हो अलग अलग प्रकार के 5 डॉग दिखाए। सेम आपने इसे कैट दिखाई 5 अलग अलग प्रकार की, या इसके अंदर फीड करी। सेम कहानी आपने इसके साथ करी, 5 अलग अलग प्रकार के हॉर्स दिखाए। क्लियर है। अब ये सब फोटो आपने एक साथ दिखाए हैं, मतलब एक ही फ्रेम में। यहाँ पर आपका घोड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी कैट है, समझो मैं लिख देता हूं, कैट दिखाई, डॉग दिखाया, हॉर्स दिखाया, फिर से हॉर्स दिखाया, फिर से डॉग दिखाया, कैट दिखाई, हॉर्स दिखाया, या मान लो फिश भी दिखाई, फिर एक और फिश दिखा दी। तो यहां से क्या करेगा ये इन्हें वर्गीकृत कर देगा। क्या कर देगा, वर्गीकृत। ये इन सबको एक जगह डॉग कर देगा, सारे एक जगह सारी कैट कर देगा, एक जगह सारे हॉर्स कर देगा, और एक जगह सारी आपकी फिश कर देगा। बात समझ में आई। तो ये वर्गीकरण पे काम करता है, इसीलिए लेबलिंग की जरूरत नहीं होती। ये सबको अलग अलग अपने आप बांट देता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इससे तो ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रयोग ज्यादा किया जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग से, क्योंकि ये बहुत सारा काम अपने आप करता है, क्लस्टरिंग का जैसा काम। तो प्रश्न आता है क्लस्टरिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आप बताएंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्लस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताते रहना, बेकार लग रही होगी तो अगले क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, पर अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट करते हैं अगला पॉइंट, रेनफोर्समेंट लर्निंग। क्या है जी, रेनफोर्समेंट लर्निंग। किसकी बात हो रही है, रेनफोर्समेंट लर्निंग की बात हो रही है। एजेंट अपने कार्य के आधार पर पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखता है। यहां पर ना तो इनपुट है, समझो अगर हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड की, तो यहां पर इनपुट प्लस आउटपुट दोनों है। इसकी बात करते हैं तो इसमें सिर्फ इनपुट है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट दोनों ही नहीं है। ये अपने आप सीख रहा है। सब ऐसे कैसे सीखता है, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो आप उसके अंदर कोई डाटा डालते हैं क्या, वो अपने आप सीखता है। बेड से उतरना, गिनना, घुटनों पे चलना, वो हर सब बात अपने आप धीरे धीरे सीखता है। जैसे जैसे वो सीखता रहता है, बड़ा होता रहता है। आप खुद देखो, उसने मान लो कहीं गाली दे दी तो आपने उसको एक चपत मार दिया, डांट दिया, बदतमीजी क्या बच्चा जी, ये गाली दो, गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करते जाओ। वो सीख गया कि यार ये गलत है, इसे नहीं करना है। हाँ, वो बात अलग है, आप में से कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है, वो तो और ज्यादा देता है, वो एक अलग बात है, वो आपकी मशीन में खराबी है। चलिए माफ करना। खैर, तो यहाँ पे क्या करता है, अपने आधार पर सीखता है। जब इसे
सही काम करता है तो क्या मिलता है? पुरस्कार, रिवॉर्ड, और गलत काम करने पर पनिशमेंट मिलता है। अब मशीन को पनिशमेंट क्या करता है? मशीन की चपत थोड़ी मार दोगे, उसके पॉइंट घटाते हैं या उसे सिखा देते हैं। तुम देखना, आप कई बार आपको गूगल पर कुछ सर्च करना, गूगल पर तो नहीं पर किसी एआई मॉडल पर कुछ सर्च करना, अगर वो उस चीज़ में सक्षम नहीं होगा तो कह देगा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इस विषय में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बस समझ रहे ना? तो उसे पता चल गया है कि ये एरिया कैसा सही नहीं है। बस इसी प्रकार से ये सीखता है। तो यहाँ पर आपने देखा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं। सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है और रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है। ये 3 प्रकार की लर्निंग हमारे पास होती है। क्लियर है? इनपुट आउटपुट दोनों की जरूरत होती है, लेवलिंग इसके अंदर होती है। इसमें इनपुट की जरूरत होती है, अनलेबल पर काम करता है, लेकिन ये डाटा को क्लस्टरिंग करके वर्गीकरण करके काम करता है। नंबर 3 पर आते हैं रेनफोर्समेंट। ये आपका ना तो इनपुट की जरूरत है ना आउटपुट की जरूरत है, ये किस पे काम करता है? ये काम करता है आपका पुरस्कार और दंड पर, मतलब कि रिवॉर्ड एंड पेनल्टी पर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इन पॉइंटों को हमें पढ़ना है भी, याद रखना। इन पॉइंटों को अभी हम पढ़ेंगे मतलब इन द सेंस इनकी डिटेलिंग करते हैं। आइए, इन द सेंस मतलब डिटेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुपरवाइज्ड लर्निंग की। किसकी बात कर रहे हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, पर्यवेक्षित शिक्षण मशीन। पर्यवेक्षित शिक्षण मशीन का मतलब है सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एक प्रकार है जिसमें एक मॉडल को लेवल, इन शब्दों बार बार ध्यान देते रहना, लेवल किए गए डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। लेवल किए गए डेटा का मतलब है कि प्रत्येक इनपुट डेटा को एक आउटपुट लेवल के साथ जोड़ा जाता है। जैसे मैंने बताया कि 2 × 1 ये इनपुट हुआ और ये हुआ इसका आउटपुट, आपने इसके साथ इसे जोड़ दिया, है ना? ये बात इस बात को कहा जा रहा है। जो मॉडल को सही से आउटपुट की भविष्यवाणी करना सीख जाता, आपने केवल इतना दिया, अब आपने आगे चल के इससे पूछ लिया 3 × 1 बता देगा 3। ये भविष्यवाणी तो हो गई ना, पुराने डेटा से नई भविष्यवाणी उसने कर दी। ठीक है, इसी चीज में काम आता है। नेक्स्ट, इसकी प्रक्रिया कैसे काम करती है? तो लेवल किया गया डाटा मॉडल को इनपुट और संबंधित आउटपुट लेवल एक सेट कर देता है। कोई बड़ी बात नहीं, बार बार हम सीख रहे हैं, ये इस बात को कह रहा है। मॉडल प्रशिक्षण अर्थात मॉडल ट्रेनिंग, है ना? मॉडल इनपुट और आउटपुट के बीच संबंधों को सीखता है। यही बात हम बता रहे हैं बार बार, बस देसी भाषा में। भविष्यवाणी प्रेडिक्शन, प्रशिक्षित मॉडल का उपयोग नए अनदेखे इनपुट डेटा के लिए आउटपुट की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। यही बात हम बार बार सीख रहे हैं। मैंने अपने कंप्यूटर को इस डेटा को ये सिखा दिया। आठ बहुत बुरा बना, ये सिखा दिया। अब मैंने तो ट्रेनिंग इसके लिए दी ना, मैंने उसे 3 के बारे में कभी सिखाई नहीं, 4 के बारे में। पर मैं 4 के बारे में पूछूं तो बता देगा कि 4 × 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं। बता देगा या नहीं बता देगा? ये बताइए सर। बता देगा। आपने जिस बच्चे ने कभी एक्सेल यूज करा हो वो देखना कि अगर आप एक पढ़ा लिख लें वो अगले आगे खुद बताता रहता है। एक्सेल में भी, एक्सेल इसी चीज पर काम करता है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए आप सबके। नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण। अब ये जो आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसमें इसे छोड़ दो, वर्गीकरण शायद गलती दी मैंने। ये जो काम करता है, ये करना याद रखना, ईमेल स्पैम को पकड़ता है। जो ईमेल स्पैम है इसे नीचे लिखा है वर्गीकरण करता है। आप देखना आपके जो होगा ईमेल आईडी है, कभी ईमेल में जाना, ईमेल के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा इनबॉक्स और बहुत सारे होंगे आउटबॉक्स, वॉकबॉक्स, ड्राफ्ट वगैरह, लेकिन उसमें एक होगा स्पैम। स्पैम मेल वो होते हैं जो मेल आपके लिए सही नहीं है या किसी फ्रॉड का कारण भी हो सकते हैं। उन मेल में कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आपके कंप्यूटर को खत्म कर दे, वायरस हो सकता है या किसी प्रकार का फिशिंग पेज हो सकता है। तो क्या करेगा आपका कंप्यूटर सुपरवाइज्ड लर्निंग के कारण उस ईमेल को स्पैम में डाल देगा कि भैया मेल खराब है मेरे हिसाब से, आप चेक कर लो आगे, आप आगे चेक कर लो, मेरे हिसाब से मेल क्या है, खराब है। तो ये क्या करता है, अलग कर देता है खराब मेल को या स्पैम मेल को। इतना तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो ये बुरी बात है। चलिए नेक्स्ट। तो ये था आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके एल्गोरिदम भी पढ़ेंगे अभी हम, इसके हम अभी एल्गोरिदम भी पढ़ेंगे। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग इंग्लिश में देख लेना। अब आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वही है, गैर पर्यवेक्षित शिक्षण। मतलब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक प्रकार है जहां मॉडल को अनलेबल्ड डेटा,
फिर से वही बात, अनलेबल डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, सब बता चुका हूं, बस सामने पढ़ लो। इसका मतलब है कि इनपुट डेटा के साथ कोई संगत आउटपुट नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट होता है। एल्गोरिदम का कार्य डेटा में छिपी हुई संरचनाओं, पैटर्न या समूह को स्वयं खोजना है। जैसे मैंने आपको बताया, छिपी हुई संरचनाओं, पैटर्न या समूह को स्वयं खोजता है। ये क्या करता है, स्वयं उसे खोज लेगा। चलिए, कुछ खास नहीं। नंबर 30 अच्छा चलिए, मैंने यहाँ दोनों को वो दे दिया पहले। चलिए, अभी हमने जो दो पढ़े हैं, हमने पढ़ा है अभी सुपरवाइज लर्निंग और पढ़ा है, हाँ चलिए सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा नहीं है। हम यहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, ये नहीं दिखेगा, अच्छा चलो रेडी रहने देते हैं। चलिए, सुपरवाइज लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम होते हैं। एल्गोरिदम पहले समझ लो, एल्गोरिदम होता क्या है ना। एल्गोरिदम एक प्रक्रिया होती है। जैसे लड़कियां जब बाहर घूमने जाती हैं तो अपनी मेकअप किट खोल के अपनी मेज पर रख लेती हैं, आईने के सामने रख लेती हैं, और फिर शुरू होता है उनका एल्गोरिदम। अब उनके मुंह धोने का एल्गोरिदम भी क्या होता है, सबसे पहले जाएंगी मुंह धोएंगी, तौलिए से साफ करेंगी, फेस वॉश लेंगी, फेस वॉश से मुंह धोएंगी, फिर तौलिए से साफ करेंगी, फिर जाएंगी मेकअप करेंगी, जो भी लगाना है, मैं नाम नहीं जानता हर चीज़ के, पर जो भी है मस्कारा वस्कारा ये सब, आईलाइनर, वाटर प्रूफ आईलाइनर, जो कुछ भी है, तो पूरा एल्गोरिदम चलता है स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप है तो वो एल्गोरिदम है एक। वो क्या है, एल्गोरिदम। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो भी एल्गोरिदम में तो करते हैं, छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा की तरफ चलते रहते हैं, एक एल्गोरिदम है। हम हर चीज एल्गोरिदम से करते हैं। घर बनना है एल्गोरिदम से बनना है, ऐसा तो नहीं पहले इंटर डाल दिया बाद में दीवार बनाई, ऐसा नहीं हो सकता ना, एक एल्गोरिदम होता है। तो हर वो चीज जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है वो एल्गोरिदम नहीं है ना, वो एल्गोरिदम नहीं है। आपने पिक्चर देखी होगी यमला पगला दीवाना, वहां पर एक डायलॉग है कि पाजी ये पंजाब है, पंजाब यहाँ गोली पहले मारते हैं और सवाल बाद में पूछते हैं। तो यहाँ तो एल्गोरिदम ब्रेक हो जाएगा ना, इस डायलॉग के हिसाब से एल्गोरिदम ब्रेक हो गया। आपने किसी की गोली मार दी, अब उससे पूछ रहे हो बता भाई तेरी गलती क्या थी, नहीं बता पाएगा ना, मर गया है, एल्गोरिदम टूट गया। एल्गोरिदम क्या कहता है, पहले बात पूछो, हाँ भाई बता क्या बात थी, उसने बात बताई, तुम्हें पसंद नहीं, तुमने गोली मार दी, एल्गोरिदम पूरा खराब। बाद में आपको सजा हो बात की बात है, एल्गोरिदम पूरा होना चाहिए। तो कोई भी एल्गोरिदम क्या होता है, कोई भी एल्गोरिदम, जहां भी एल्गोरिदम लिखा उसका मतलब ही यह है कोई भी चीज जो स्टेप बाय स्टेप की गई है, एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम कई प्रकार के होते हैं, मकान बनाने का एल्गोरिदम, सड़क बनाने का एल्गोरिदम, लड़के को मुंह धोने का एल्गोरिदम, हर चीज का एक एल्गोरिदम है और हर चीज के एल्गोरिदम को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, जिनकी हम बात करेंगे। हैं तो बहुत सारे, पर हमें मेन की बात करनी है एग्जाम के पर्पज से, तो आइए उन्हीं की बात करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल को लेबल किए गए डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि इनपुट और आउटपुट के बीच मैपिंग फंक्शन सीखा जा सके। यहाँ कुछ सामान्य पर्यवेक्षित शिक्षण एल्गोरिदम दिए हैं, मतलब कि सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम दिए हुए हैं। एल्गोरिदम डेटा को विभिन्न श्रेणियों या वर्गों में वर्गीकृत करता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो एल्गोरिदम है वो है क्लासिफिकेशन। ऐसा समझो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम को दो भागों में बांटा गया है, समझना। जिसमें से पहला भाग है क्लासिफिकेशन, दूसरा भाग है ये रिग्रेशन। कौन सा है, रिग्रेशन। सुपरवाइज्ड लर्निंग के दो भागों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम और रिग्रेशन एल्गोरिदम। तो हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कितने प्रकार के एल्गोरिदम है, बस इनके नाम आपको याद होने चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या आएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कौन से एल्गोरिदम में आता है, तो पहली बात सुपरवाइज्ड में आता है, पर आता किस में है कि सर क्लासिफिकेशन में आता है, याद रखना। आपसे पूछे निर्णय ट्री, निर्णय ट्री नहीं आएगा, निर्णय ट्री को याद भी मत करना, है ना, इसे याद रखना डिसीजन ट्री के नाम से। डिसीजन ट्री कौन से एल्गोरिदम का हिस्सा है, तो बताना ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम का हिस्सा है। और किसके अंडर में आता है,
क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है। मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन के साथ हम लिख सकते हैं क्या, डिसीजन ट्री, डीटी, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री किस में आता है सब, सुपर लर्निंग एल्गोरिथम में। बात करता है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट तो थोड़ा सा याद रखना, ट्री और फॉरेस्ट एक ही बात है, पेड़ होते हैं, तो दोनों पेड़ कहां पर हैं, दोनों पेड़ सुपरवाइज्ड में हैं। इसे क्या कहेंगे, आरएफ, रैंडम फॉरेस्ट। आगे आता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, एसवीएम। क्या पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, एसवीएम। एसवीएम का जो अर्थ है वो क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये भी एक एल्गोरिथम है, किस में आता है सर, सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। फिर आता है के नियरेस्ट नेबर, KNN, KNN, के निकटतम, ठीक है ना। एक आता है नेवियस। नेवियस का मतलब भी होता है, ये किसके अंदर आता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो इन सबको आपको याद करना होगा, ये सब के सब आपको याद होने चाहिए कि किसके अंदर आ रहे हैं, सबके सब ये सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग है मामला, पर याद कर लेना, याद ही तो करना है। रिग्रेशन एल्गोरिथम, ये भी किसके अंदर आता है सर, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है। लेकिन सुपरवाइज्ड में भी किसके अंदर में आता है, रिग्रेशन के अंदर में आता है। कौन कौन से हैं, मेनली दो हैं, बीच वाला तो इतना यूज नहीं आता, पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, इंपॉर्टेंट, लाइनर रिग्रेशन। दूसरा है पॉलीमल रिग्रेशन। तीसरा है SVR, सुपर वेक्टर रिग्रेशन। यहां पर क्या था, सुपर वेक्टर मशीन, यहां पर क्या है, सुपर वेक्टर रिग्रेशन। तो इन्हें आपको याद रखना होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैर पर्यवेक्षित, अब आइए, चलिए देखो, हम बात कर रहे थे ML की, मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग के 3 हिस्से होते हैं, फिर से मैं दिखा दूं एक बार, जैसे कि आपको समस्या ना पड़े। और तीसरे नंबर पर आता है ये अनसुपर्ड। एक सेकंड, गड़बड़ हो जाएगी, माफ करना, मैं लगा आ गया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। किसकी बात कर रहे हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। अभी अभी हमने जो एल्गोरिथम पढ़े वो किसके एल्गोरिथम थे, अभी अभी हमने जो पढ़े वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम थे। अभी हम किसके एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अनसुपर्ड के एल्गोरिथम। पहले इसे देख लेते हैं। अनसुपर्ड में क्या आता है, अनलेविड डाटा आता है, माफ करना, कैसा आता है, अनलेविड। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखो, कस्टमर सेगमेशन और मार्केट एनालाइज। देखो, जो अनसुपरवाइज्ड होता है, ये मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए भी। कौन सा, अनसुपरवाइज्ड, क्योंकि देखो यहाँ मार्केट एनालाइज आ रहा है, क्या आ रहा है, मार्केट एनालिसिस। जब मार्केट एनालाइज कौन करता है, अनसुपरवाइज्ड। ये जो तो आप कुछ भी चीज यूट्यूब पर सर्च करते हो तो वो गूगल पे भी मिल रही है, फेसबुक पे भी मिल रही है, इंस्टा में मिल रही है, इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये अपने आप लर्न कर लेता है चीजों को आपसे देख देख कर। क्लियर है ना। इसी के लिए इसमें क्या आता है, ग्रुप सिमिलर क्लस्टरिंग। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ग्रुप क्लस्टर सिमिलर। ये क्या करता है, आपको ग्रुप बना देता है। मान लो जब याद है ना, एग्जाम्पल बताया था डॉग का, कैट का, है ना, तो इन सबको एक एक ग्रुप बना देगा अलग अलग। नेक्स्ट, और यही आपके शॉपिंग बिहेवियर को कैच करता है। कौन सा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जितने भी मार्केट एनालाइज है, आपका शॉपिंग बिहेवियर, सबको ये समझ लेगा और उसके बाद अपना काम करेगा और अपने मालिक को डाटा भेज देगा कि भैया इसे इस चीज की जरूरत है, जल्दी जा भाग के और इसे ये चीज दे दे। अब आ जाते हैं चलिए थोड़ा सा यहाँ आगे पीछे हो गया पेज। जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसका जो एल्गोरिथम है, समझना, इसके जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम ये है ना। वो डाटा थोड़ा सा इस पेज पर मैं करना भूल गया से। ये जो आप एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ये किसका है, अनसुपरवाइज्ड का। अनसुपरवाइज्ड का वो है एल्गोरिथम, है ना। अब इसमें दो तीन आते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। केमिन्स एल्गोरिथम आता है और एक आता है हेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। हेरिकल क्लस्टरिंग, ये किस में आता है आपका, ये आता है आपका क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में। और ये एल्गोरिथम किस में आता है सर, ये आता है अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम में, जिसकी अभी हमने बात करी है, अनसुपरवाइज्ड की। ठीक है, इसे देख लेना और याद कर लेना, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। याद रहेगा या नहीं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, आयामिता में कमी एल्गोरिथम। अब ये कैसा एल्गोरिथम है,
ठीक है ना, डायमेंशनलिटी एल्गोरिदम, रिड्यूशन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम डेटा में विशेषताओं की संख्या को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि महत्वपूर्ण जानकारी को यथासंभव बनाए रखता है। यह डेटा को विजुअलाइजेशन करने और मशीन मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो डायरेक्ट इनपुट एंड नहीं है, कभी पूछे कि मशीन लर्निंग को मॉडिफाई करने में या और अच्छे से जानकारी देने में कौन मदद करता है, तो आप बताना आयमिताय में कमी एल्गोरिदम मतलब डायमेंशनलिटी रिड्यूशन एल्गोरिदम इस चीज़ में मदद करता है, खराब चीज़ों को हटा देता है, जो मेन चीज़ें आपके सामने रहने देता है। इसके अंदर भी दो प्रकार के एल्गोरिदम आते हैं, वो एल्गोरिदम ये हैं जिनके नाम भी आपको आने चाहिए। ये कई बार फुल फॉर्म के रूप में भी आपसे पूछता है, PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, याद रहेगा। तीसरा है TSN, टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक नेबर एम्बेडिंग, इन्हें भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एग्जाम में मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिए, वो एक तो ये है आपका, और दूसरा था सुपरवाइज्ड का, और एक है अनसुपरवाइज्ड का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। क्लियर है? बाकी जो चीज़ें हैं एक बार आपको बस देखना है और पढ़ लेना है। इसकी बात कर लेते हैं सैचरेनियम एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम डेटा सेट में चर दिलचस्प संबंधों को सैचर्य खोज करते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं है। एप्यूरी एल्गोरिदम यह बार बार चलिए पढ़ लो, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये सब हम किसके पढ़ रहे हैं एल्गोरिदम? अनसुपरवाइज्ड के। इससे पहले हमने किसके एल्गोरिदम पढ़े हैं? इससे पहले हमने जो एल्गोरिदम पढ़े थे वो सुपरवाइज्ड के थे, याद रखना, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ये एपेरेरी एल्गोरिथम, ये क्या काम करता है? एपेरेरी में देखो आर दो बार आ गया, आई दो बार आ गया, तो ऐसा समझ लो जो बार बार आ रहा है, जो बार बार होने वाले सेगमेंट है, जो बार बार होने वाली घटनाएं हैं, ये उनकी पहचान करता है। ये इसका काम है एपेरेरी एल्गोरिथम का, ठीक है ना, याद रखना। ये सब किसके अंदर आते हैं? अनसुपरवाइज्ड के अंदर आ रहे हैं। ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं? आपसे प्रश्न बन सकता है कि हेरिकल क्लस्टरिंग एक एल्गोरिदम है, बताइए इसका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से इसका संबंध है। आपसे पूछ लेगा के मीन्स एक प्रकार का एल्गोरिदम है, बताइए इसका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से है। आपसे पूछ लेगा PCA एक प्रकार का एल्गोरिदम है, बताइए इसका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे इसका संबंध अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से है। आपसे पूछ लेगा TSNE इसका संबंध किससे है? तो आप इसे बताएंगे अनसुपरवाइज्ड से है। सेम ऐसी है एपेरेरी एल्गोरिथम, इसका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे इसका संबंध आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से है। और इसका काम थोड़ा अच्छा है तो याद रख लेना कि ये बार बार होने वाली घटनाओं को याद करता है, बस। चलिए अब आता है रेनफोर्स लर्निंग। मैंने आपको शुरू में बताया 3 प्रकार की लर्निंग है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरी थी रेनफोर्स्ड लर्निंग, जिसके अंदर ना तो इनपुट की जरूरत होती है ना आउटपुट की। याद करो, सुपरवाइज्ड में इनपुट आउटपुट दोनों चाहिए, अनसुपरवाइज्ड में केवल इनपुट चाहिए, और इसमें इनपुट आउटपुट दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। इस पर हम क्लास खत्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। क्लास मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया अभी भी, हाँ 1 घंटे से ऊपर का क्लास है। तो यहाँ पर आप इसे पढ़ के हम लोग फिनिश करेंगे। MCQ भी मैं लाया हूँ वैसे तो, देखें इसी स्लाइड में है क्या? हाँ इसी में है, पर इन्हें आज हम देखेंगे नहीं क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी जाएगी। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, आप लोग साथ तो हैं ही। खैर बाकी सारी डिटेल आज खत्म कर देंगे। रेनफोर्समेंट लर्निंग, जिसे ना तो आउटपुट की जरूरत, ना इनपुट की जरूरत है, ना आउटपुट की जरूरत है, ठीक है, किसी भी प्रकार के। ये काम किस पे करता है रेनफोर्समेंट? सर ये जो काम करता है रेनफोर्समेंट, ये काम करता है आपके रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज पर। किस पर काम करता है रेनफोर्समेंट? आपके रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज पर। इसके एग्जाम्पल क्या है? रेनफोर्समेंट के एग्जाम्पल क्या है? वैसे तो सेल्फ ड्राइविंग है, सेल्फ ड्राइविंग पूरी मशीन लर्निंग का है, लेकिन रेनफोर्समेंट का यही है। अलग से कार चलाना थोड़ी ना सिखाएंगे मशीन को, बस मशीन को किस कारों में डाल दिया शुरू में, धीरे धीरे ह्यूमन बिहेवियर से सीखती रही। कार ड्राइविंग इसका अंदर आता है, सेल्फ ड्राइविंग कार, आपको मगलत लग गया, चलिए सेल्फ ड्राइविंग कार आएगा। गेम प्लेइंग AI आता है, जो स्वयं से गेम खेलते हैं, जिसमें आप गेम खेल रहे हैं और सामने वाला अपने आप गेम खेल रहा है ना। चेस खेलो कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर अपने आप खेल रहा है, वो इसी की तरह है, इसका रेनफोर्समेंट लर्निंग की तरह। ऐसा तो है नहीं बार सेम चाल चलेगा, जो आप चाल चलेंगे उससे सीखेगा कि उसे क्या चलनी चाहिए, समझ गए ना। चलिए, अ रोबोट लर्निंग टू नेविगेट बाय रिसीविंग रिवॉर्ड फॉर करेक्ट एक्शन एंड पेनल्टीज फॉर द मिस्टेक। रोबोट भी इसी चीज से सीखता है, रोबोट भी किस सिद्धांत पर काम करता है? रेनफोर्समेंट पर काम करता है। तो इस चीज को याद रखना, कौन सी चीज किस पे काम कर रही है। अब रेनफोर्समेंट लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम है, जैसे बाकी सबके थे, तो इसके 2 एल्गोरिदम है। क्यों? एक तो याद रखना रेनफोर्समेंट में क्यों जरूर मिलेगा आपको,
क्या मिलेगा, क्यों देखने के लिए मिलेगा। तो क्यों लर्निंग एक का एल्गोरिदम है, यूजेस रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग, ये रिवॉर्ड देता है लर्निंग के बेस पर, ठीक है। डीप क्यू नेटवर्क, DQN, ये भी एक प्रकार का इसका एल्गोरिदम है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। ओवरफिटिंग, कुछ शब्द हैं इन्हें भी आपको देख लेना, ज्यादा नहीं बचा, इसके बाद अंडरफिटिंग और खत्म। ओवरफिटिंग क्या होता है, ये मशीन लर्निंग के अंदर ही होता है। किसके अंदर आता है भैया, मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है ओवरफिटिंग। होता क्या ओवरफिटिंग, पहले समझ लो। मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग तब होती है जब एक मॉडल प्रशिक्षण डेटा को बहुत अच्छी तरह से सीख लेता है, जिसमें शोर और यादृश बदलाव भी शामिल हैं। नतीजन मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, लेकिन नए अनदेखे डेटा पर खराब प्रदर्शन करता है। ओवरफिटिंग समझो, आपने एक ऐसा मॉडल बनाया जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपनी मशीन बनाई बहुत शानदार काम कर रही है, लेकिन जब आपने उसे कुछ नया डेटा दिया तो उस पर बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। कोई अनदेखा डाटा दे दिया तो उस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। इसी चीज को हम क्या बुलाते हैं, ओवरफिटिंग बुलाते हैं। बात समझ गए, है ना। जब आप, जैसे आप याद करो टेस्ला का वो याद होगा आपको, एक टेस्ला ने वो करा था, मीटिंग करी थी, प्रेस वगैरह सब आए थे, तो उसने अपना साइबर ट्रक अनाउंस करा कि यह है हमारा साइबर ट्रक जो बहुत मजबूत है, कभी नहीं टूटेगा। तो उन्होंने एक लोहे की बॉल ली और उसके शीशे पे फेंक कर मारी, दिखाने के लिए कि इसका शीशा कितना मजबूत है, पर उस समय वो शीशा टूट गया। अब कई लोग इस बारे में कहते हैं कि उनकी चालाकी थी, जानबूझ के ये वो करना, वो मुझे नहीं पता, पर इसे ऐसे समझो कि जब उन्होंने पब्लिक के सामने शीशे पर पत्थर मारा या लोहे की बॉल मारी तब वो शीशा टूट गया। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकल घर में करा था, जब मशीन बनाई थी, साइबर ट्रक बनाया, तो उन्होंने ये चीज की प्रैक्टिस अपनी लैब में भी तो करी होगी, शीशा टूटेगा नहीं टूटेगा, पर उस समय नहीं टूटा, लेकिन मेन टाइम पर टूट गया। नई बॉल कोई आई, नई शेप की बॉल आई, उससे टूट गया वो। बात समझ में आ रही है। तो कुछ ऐसा समझो, वो मशीन लर्निंग का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो तो एक फिजिकल चीज है, पर वैसे बता रहा हूं कि पुराने डेटा के साथ तो सही काम कर रहा है, लेकिन कोई भी अनदेखी चीज आ गई तो उस डेटा पर वो खरा नहीं उतर रहा है। इसी चीज को आप किस चीज से जानते हैं सर, इसी को हम जानते हैं मशीन लर्निंग से जानते हैं। किससे जानते हैं, मशीन लर्निंग से जानते हैं। इस मॉडल को क्या कहा जाता है, उच्च विचरण। ये भी प्रश्न आता है, ओवरफिटिंग का अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे इसका अन्य नाम है उच्च विचरण, हाई वेरिएंस कहा जाता है। ओवरफिटिंग को कम करने के तरीका भी है। अधिक डेटा, प्रशिक्षण डेटा की मात्रा बढ़ाने से मॉडल को अधिक सामान्य पैटर्न सीखने में मदद मिलती है। तो देखो ओवरफिटिंग का एक ही है, इसे दूर करना है तो उसको नई नई चीजें और सिखाओ, उसे और प्रैक्टिस करवाओ, और ज्यादा उस पर काम करो, और कोई तरीका है नहीं, उसे नया नया डाटा दो और भी ज्यादा। मतलब उसमें क्या है, अभी डाटे की कमी है, ऐसा समझो। कैसे हो सकती है डाटे की कमी, एग्जाम्पल के रूप में समझो। मैंने कह दिया उससे कि ये एक गोल चीज है और ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है। अब मैंने उसे ये तो बता दिया, सिखा दिया ये एक बॉल है। अब मैंने उसे दिखा दिया एक सेब, मैंने कह दिया सेब है, तो उसने कहा तो एक बॉल है, क्योंकि मैंने उसे सिखाया ना जो चीज गोल होगी वो बॉल होगी। अब मैं उसमें नया डाटा क्या डालूंगा, उसमें नया डाटा डालूंगा कि कैन नॉट बी ईट, कैन नॉट बी ईट, इसे हम खा नहीं सकते। लेकिन जब हमने एप्पल की बात करी तो ये गोल है, बात सही है, लेकिन इसमें मैंने एक डाटा डाला इसे हम खा सकते हैं, तो अब वो क्या करेगा, इसे बोल नहीं बताएगा क्योंकि उसने कैच करा इसे हम खा सकते हैं और बोल को हम खा नहीं सकते, तो उन्हें अंतर समझ लिया, तो अब क्या करेगा, वो सही रिजल्ट देगा। तो इसीलिए इसमें और डाटा डालना पड़ेगा, और डाटा की इसमें कमी है, ये ओवरफिटिंग के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले पर, जो होता है आपका अंडरफिटिंग। जो होता है अंडरफिटिंग क्या बता रहा है, मशीन लर्निंग में अंडरफिटिंग तब होती है जब मॉडल प्रशिक्षण डेटा में अंतर्हीन संरचना को सीखने में विफल रहता है। नतीजन मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर खराब प्रदर्शन करता है और नए अनदेखे डेटा पर भी खराब, मतलब ये वो हो गया जो घर में भी खराब प्रदर्शन कर रहा है और बाहर भी खराब प्रदर्शन कर रहा है, उसे आप कह देते हैं अंडरफिटिंग। ये तो बिल्कुल बेकार है। अब अंडरफिटिंग को भी कम करने के तरीके यही है सेम, कि अधिक जटिल मॉडल बनाना, मतलब बहुत अधिक जटिल मॉडल बनाओ जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सीखे। अधिक प्रशिक्षण, उसे और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दो जिससे वो सीखे। फीचर इंजीनियरिंग, अधिक प्रोसेसिंग और जानकारीपूर्ण नई सुविधा बनाने के लिए मॉडल को प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। तो ये उसमें भी करने पड़ेंगे ये सारी चीजें। तो ये है आपका अंडरफिटिंग। बस याद रखना अंडरफिटिंग में क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह का बन सकता है। तो आई होप सो ये कहानी आज आपको समझ में आई हो कि मशीन लर्निंग क्या है। जी हाँ, कल हम इसी क्लास में करेंगे MCQ। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वाकई में क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।